हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024, जिसमें हमने इकोनॉमी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर लिए हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 2-2.5 साल से ही हम विजन आईएएस की मैगजीन को बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए, करंट अफेयर्स आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात ना रह जाए, आपके लिए बड़े आसान हो जाए। इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में गाइस, प्लस आपके साथ ना इसमें एमसीक्यूज़ भी मैंने डाले हुए हैं, जो कि उसकी पीडीएफ जो है विद आंसर्स आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम लिंक पे भी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, सीधा ही आप कनेक्ट हो जाएंगे। आज हम करेंगे इकॉनमी के शॉर्ट्स, और आज हमारा इकॉनमी पूरी तरह कवर हो जाएगा। कल हम सिक्योरिटी का पार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि पहली जो न्यूज़ है शॉर्ट्स में, वो है 55th जीएसटी की काउंसिल मीटिंग। जीएसटी काउंसिल आप जानते ही हैं, आपको पता ही है 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। उससे पहले जीएसटी की काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल ना आर्टिकल 279 के ए क्लॉज में आता है। इसको इंसर्ट किया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। तो जो भी जीएसटी रिलेटेड रिकमेंडेशंस आती हैं, वो जीएसटी काउंसिल ही बेसिकली उसको चेक करता है। इस जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स बैठते हैं, तो वो होते हैं यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, चेयरपर्सन होते हैं वो। इसके अलावा स्टेट्स के रेवेन्यू फिनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, और आपके स्टेट फिनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ नॉमिनीज होते हैं, ये सब लोग बैठते हैं। इस बार क्या हुआ, 55th जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई, जो कि जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुई। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए गए कि टैक्स रेट को कैसे चेंज करना है, ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट करना है, कैसे कंप्लायंस जो भी होते हैं उसको किस तरह से रियल टाइम में जीएसटी को कैसे उसमें लेकर आना है, वो सब चीज़ों के बारे में मीटिंग में बात हुई। तो जीएसटी काउंसिल ने रहते रहते कुछ इसमें बात ये कर दी कि कुछ रिकमेंडेशन भी दे डाली। क्या बोला कि फुली हम ना जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर देंगे जीन थेरेपी से। तो जैसे ही जीन थेरेपी आई, आपको पता होना चाहिए जीन थेरेपी क्या होती है, क्यों कहा जा रहा है कि पूरी तरह से इसको एग्जेम्प्ट करने की बात की जा रही है, कि भाई ऐसा रिकमेंडेशन में जीएसटी काउंसिल में डाला। देखो, जीन थेरेपी ना एक टेक्निक होती है जिसमें आप ना किसी जीन को ट्रीट करते हो, प्रिवेंट करते हो, क्योर करते हो, ताकि वो किसी डिजीज़ या मेडिकल डिसऑर्डर का पार्ट ना बन जाए, ठीक है। तो मतलब आप फॉल्टी जीन को क्या करते हो, आप जो भी जीन आपका फॉल्टी होता है उसको रिप्लेस कर देते हो आप, ठीक है। रिप्लेस करके उसको बेटर बना देते हो ताकि वो किसी भी डिजीज़ से बच पाए। तो उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर दूसरा रिकमेंडेशन बोला गया कि जो भी जीएसटी में कंट्रीब्यूशन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का आ रहा है, थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल प्रीमियम से, उनको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। फिर तीसरी चीज़ क्या बोली गई, जो जीएसटी का रेट था फोर्टिफाइड राइस कैनल का टू 5%, वो भी रिड्यूस किया जाएगा। ये सारी बातें निकल कर आई। अच्छा, इसके अलावा बोला गया जैसे कि पेपर होता है ना, काली मिर्च वगैरह, या वेदर फ्रेश ग्रीन है या ड्राइड है, या आपके रेजिन्स हैं, है ना, ये सबको बोला गया है व्हेन सप्लाइड बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट, तो उसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। पॉपकॉर्न के लिए बोला गया है, ध्यान सुनना, पॉपकॉर्न में जिसमें शुगर नहीं मिली होती है, या जिसमें आप देखते होगे कि शहद मिलाया हुआ है, हनी मिलाया होता है, इसको कैरेमल पॉपकॉर्न अगर आपने कभी खाया हो, तो उसमें 18% का जीएसटी लगा हुआ मिलेगा। आपने देखा भी होगा, अगर आप इंस्टा यूज़ करते हैं तो तमाम रील्स वगैरह इससे रिलेटेड आ रही थी कि अब हमें पॉपकॉर्न खाने से पहले भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 18% जीएसटी लग रहा है। तो वही वाला न्यूज़ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम अपने सेकंड शॉट की ओर, जिसमें बोला हुआ है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करता है। यार, आरबीआई ने सबसे पहले ये इंडेक्स निकालता है। सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, कोई भी इंडेक्स, कोई भी रिपोर्ट आए, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज़ कर रही है। तो क्वार्टरली होता है, हर क्वार्टर में निकल कर आता है, आपको पता ही है। तो हाउस प्राइस इंडेक्स देखा जा रहा है कि 4.3% Q2 में बढ़ा था, तो 24-25 में, और अप टू फ्रॉम योर दिस 3.3% जो प्रीवियस क्वार्टर में था, तो बढ़कर आया है। बेंगलुरु ऐसा हाईएस्ट ग्रोथ वाला दिख रहा है। कानपुर में हाउस प्राइस इंडेक्स जो है वो है
कम। तो ध्यान रखना, बेंगलुरु में हाउस प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, कानपुर में कम हुआ है। अब थोड़ा सा जानकारी हम इसमें भी देख लेते हैं कि हाउस प्राइस इंडेक्स होता क्या है, इस इंडेक्स से क्या होता है। देखो, हाउस प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि रेसिडेंशियल होम प्राइसेस क्वांटिटी जितने भी 8 लार्जेस्ट सिटीज़ होती हैं उनके अंदर कैसे, यानी कि एक एनालिटिकल टूल है। हाउस प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक एनालिटिकल टूल है जिसमें आप ये देखते हो कि मॉर्टगेज डिफ़ॉल्ट में कितना चेंज आया है, कितने हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है, ये सारा कुछ निकालता है, ठीक है ना। तो ये पूरा बेसिकली आरबीआई इसको पूरा तरह से चेक करता है, पूरा एनालाइज करता है, फिर बताता है हाउस प्राइस इंडेक्स क्या है। तो हाउस प्राइस इंडेक्स समझ लेना एक रिपोर्ट है, क्वार्टरली आरबीआई द्वारा निकाली जाती है और इसमें यही चेक किया जाता है, यही इसमें दिखाया जाता है कि जो भी डेटा सिटी से कलेक्ट करा जाता है, फिर ये देखता है कि प्राइस की मूवमेंट कैसे कैसे हुई है। जैसे जैसे प्राइस की मूवमेंट होती है, फ्यू सिटीज़ का डेटा कलेक्ट करके उसी बेसिस पर फिर आपका ये प्राइस देखा जाता है पूरा तरह से। देखो, हाउस इज़ मोर देन जस्ट एन एसेट। आपको पता है घर क्या होता है, एक असेट से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म कंजम्पशन गुड्स का हो रहा है। हाउस होल्ड में शेल्टर प्रोवाइड करता है। देखो, घर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। घर आपको हाउस होल्ड जो भी चीज़ें हैं उसको कंज्यूम करते हो वहाँ बैठ के आप, फिर साथ साथ आप उसमें शेल्टर दे रहा होता है घर आपको, दूसरी सर्विसेज दे रहा होता है। तो क्योंकि हाउस होल्ड एक लाइफ टाइम वेल्थ होता है ना, तो उसमें जो भी हाउस प्राइसेस में चेंज होंगे उसको बहुत तरीके से अफेक्ट भी करेंगे, आपके स्पेंडिंग एंड बोरोइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, 10 मेजर सिटीज़ को उठाता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, इन सभी को उठा के चेक करता है। अच्छा, इसका जो बेस प्राइस है वो है 2010-11। ध्यान रखना, बेस प्राइस आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑफिशियल प्रॉपर्टी वगैरह इसका डेटा जो होता है उसे निकाला जाता है। और मैंने आपको जैसा कि बताया ही कि बेंगलुरु में हाईएस्ट ग्रोथ हुई है हाउस प्राइस इंडेक्स में, कानपुर में डिक्लाइन हुआ है, -2.0% गया है, यहाँ 8.8% है। डेटा का सोर्स ट्रांजैक्शन लेवल डेटा है, 10 मेजर सिटीज से निकाला जाता है। आपको सिटीज़ के नाम यहाँ पर दिए ही हुए हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड शॉर्ट, जिसमें बात करेगा कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में। इस सर्वे को करता कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये देखता है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कितना वीक हुआ है इंडिया की इकॉनमी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, स्पेंडिंग को लेकर, वो देखता है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से ये पता चलता है कि कितना जो कंज्यूमर है कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना आशावादी है, कितना निराशावादी है, क्या पेसिमिज्म है इकॉनमी को लेकर उसका। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने कंट्री की कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से इकॉनमी के हेल्थ के बारे में पता चलता है। अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई है, इसका मतलब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। तो आरबीआई इसको बाई मंथली निकाल देता है 2 तरह के इंडेक्स की मदद से। करंट सिचुएशन इंडेक्स, जिसमें आप करंट सेंटीमेंट देखते हो कंज्यूमर के, इकॉनमी वगैरह को प्राइस कंपेयर कर लेते हो ईयर अगो का, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देख लेते हो कि ईयर अहेड कैसा रहेगा इकॉनमी वगैरह, तो उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट है आपका SFB, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को क्रेडिट लाइन को बढ़ाया गया है थ्रू यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसने किया ये काम, कौन कर सकता है, आरबीआई ने किया है काम। आरबीआई ने ही परमिट किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कि वो प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस को एक्सटेंड करें थ्रू यूपीआई। अब क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई बाय एसएफसी क्या है उसको देखते हैं। कहता है जी, अंडर दिस फैसिलिटी जो पेमेंट है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन की, उसको इशू किया है बाय बैंक टू इंडिविजुअल। प्रायर कंसेंट चाहिए इंडिविजुअल कस्टमर का, वही इनेबल करता है ट्रांजैक्शन को यूजिंग यूपीआई सिस्टम। पहले क्या होता था, 2023 से पहले सितंबर में आरबीआई क्या करता था, जो भी प्री सैंक्शन क्रेडिट लिमिट आती थी शेड्यूल्ड बैंक्स को, उसको अलाउ करता था। अब इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा देखो काम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उनकी क्रेडिट लाइन को बढ़ा रहा है, उसका कारण है ताकि सभी देश के जो निवासी हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूड हो जाएं, उनका फॉर्मल क्रेडिट इन्हेंस हो, वो धारी लाला जी से ना करें, वो बैंक से ही करें। तो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर को करने के लिए किया गया है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक कब से आए, अनाउंस हो गए थे 2014-15 में ही। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्लूड करने के लिए और सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, जो हमारा सेक्शन पॉपुलेशन का वो वाला है जो अनसर्व्ड रह गया, अंडर सर्व्ड रह गया, उसके लिए तो सप्लाई में क्या किया जाता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, इन सबको दिया जाता है। हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशंस के साथ इनको परोसा जाता है।
अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कंपनी एक्ट के अंदर 2013 वाले एक्ट के अंदर ही आती है। लाइसेंस इन्हें जरूरी लेना पड़ता है क्योंकि जो सेक्शन 22 है उसमें लाइसेंस इनको मिलेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाले लाइसेंस लेंगे, आरबीआई रेगुलेट करता है इनको। अच्छा, सीआरआर एसएलआर वही वाली लगती है जो कमर्शियल बैंक पे लगेगी। अब आप मुझे बताइए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो यानी सीआरआर और एसएलआर क्या होती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम पेड अप वोटिंग जो इक्विटी कैपिटल है वो 200 करोड़ रुपए होती है। तो अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो मिनिमम पेड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, आपकी मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एस एफ विच आर कन्वर्टेड फ्रॉम अर्बन, उसके लिए एक अलग मामला होता है। फिर है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, इन पे फॉलो होंगे। 75% एक्सटेंड करना होता है इनको, क्लासीफाई जो इन्होंने करा हुआ है। इसके बाद हमने यूपीआई लाइट को पहले भी डिस्कस किया है, फिर आज से डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूपीआई लाइट में क्या हुआ है, आरबीआई ने इनकी ट्रांजेक्शन लिमिट को रिवाइज करा है। जो पहले 500 कर सकते थे अब 1000, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यूपीआई को यूज़ करें। पहले आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन 2000 कर सकते थे, अब 5000 कर सकते हो। तो यूपीआई लाइट एक पेमेंट सोल्यूशन है, एनपीसीआई कॉमन लाइब्रेरी एप्लीकेशन के तहत कराया जा रहा है कि जो लो वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं वो इसी की मदद से हो जाए, बिना आपको रेमिटर बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन में गए, फटाफट ही हो जाता है। एडिक्वेट रिस्क मिटिगेशन को भी प्रोवाइड करते हुए, तो विद द कंसेंट ऑफ यूपीआई रजिस्टर्ड कस्टमर आप किसी को बैंक वो इशू कर सकते हो। लिमिट सेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप पैसा डाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रेमिटर के बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये इसको ज़रूर फ़ायदा है। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात आ रहा है, कह रहा है इसको ना इंक्रीज़ हुआ है, इसमें कितना का 3.1% का। अगर कह रहा है अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2023 को कंपेयर करोगे तो इंडेक्स जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का आया है वो आपका अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझते हैं। देखो, आईसीआई यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्शन की 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइज़र है, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इन सभी को बेसिकली क्या किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है। 8 कोर इंडस्ट्रीज 40.27% कंप्राइज करता है ऑफ द वेट ऑफ द आइटम। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने क्या बोला, कह रहा है इसको ना इंडस्ट्री जो है ना 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की, इसका जो डेटा वगैरह होता है वो डीपीआईआईटी के पास या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास होता है, वही इसको कंपाइल एंड रिलीज़ करते हैं हर मंथ, ठीक है ना। तो आईसीआई का डेटा कौन कंपाइल वगैरह करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है, बढ़कर आया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंबाइंड एक डेटा निकालता है और 40 पॉइंट, क्योंकि इसका देखो बहुत 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का बहुत वेट है हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसलिए इनको निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आया कि वर्ल्ड बैंक ने एनुअल इंटरनेशनल डिपार्टमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ किया। तो आईडीआर में फीचर होता है एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स का, एनालिसिस का, किनके लिए, फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, डू दैट रिपोर्ट टू वर्ल्ड बैंक डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम। अब क्या हो रहा है, राइज हो रहा है एक्सटर्नल डेट का, यानी टोटल जो एक्सटर्नल डेट है वो आपकी 2.4% से 8.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ रही है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडेटनेस को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई अभी काफ़ी कर्जदार हैं, तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम डेटनेस क्यों नहीं ले रहे हैं, कर्जा क्यों नहीं ले रहे हैं। कह रहा देखो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, कह रहा कैसे, कह रहा बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है हाई इनकम कंट्रीज़ की, इंटरेस्ट रेट 20% ईयर आई जा रहा है। बांग्लादेश, इंडिया में भी 90% इंक्रीज़ हुआ इंटरेस्ट पेमेंट इन 2023। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, करेंसी बहुत डेप्रिशिएट कर रही है। अब आप सोचो ना, एक यूएस डॉलर अभी कितने रुपए का होगा, 85 का, कितना महंगा है। फिर अब बाहर आप देख रहे हो कई सारा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की अनसर्टिनिटी, ट्रेड की इतनी प्रॉब्लम, फिर राइजिंग डेट क्यों बढ़ता है, इम्पैक्ट देखो। आप कभी भी जब डेट लेना शुरू करते हो तो आपके ही बजट पे तो स्ट्रेन पड़ेगा यार। आप कहाँ जो पैसा आपको लोन वगैरह में इंटरेस्ट देते भरोगे, वो पैसा आप हेल्थ एजुकेशन में नहीं लगा पाओगे फिर आप। तो कह रहा है कि एक ना सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेट सोल्यूशन के लिए यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। पहला मेजर लिया है ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लेनी है ताकि वाइड स्प्रेड डेट क्राइसिस प्रिवेंट हो पाए हमें, क्योंकि एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए।
फिर मिटिगेटिंग प्रेडेटरी लेंडिंग, यानी हमें कंसेशनल फंडिंग को इन्हेंस करना है, हमें रिड्यूस करना है अपना इंफॉर्मेशन असिमेट्री। फिर क्राइसिस रेजिलियंस में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है क्लाइमेट रेजिलियंट डेट क्लॉजेस को, और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने रीस्ट्रक्चरिंग रूल्स को, और ग्लोबल डेट अथॉरिटी वाले गाइडलाइंस पे चलो, ताकि आपका ये मेथड जो है वो सॉवरेन डेट मैनेजमेंट अच्छे से कोऑर्डिनेट हो पाए। नेक्स्ट हमारी एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, जिसने रिलीज कौन करता है, ये रिपोर्ट जो बेसिकली है, इस रिपोर्ट को स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट बोलते हैं, टैक्स जस्टिस नेटवर्क इसे रिलीज़ करता है। ये रिपोर्ट में ये हाईलाइट हुआ है कि टैक्स की लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ग्लोबल टैक्स एब्यूज़ क्यों है, तो ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म के असेसमेंट में वहाँ बात कर रहा है। देखो, ग्लोबल टैक्स के रिफॉर्म के लिए ना OECD का ग्लोबल मिनिमम टैक्स भी है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट वाला भी है, ये सारे रिफॉर्म ना हमने ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म के लिए लिया है। लेकिन कह रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में रिपोर्ट देखा जा रहा है कि कंट्रीज़ जो है ना हर साल $492 यानी $492 बिलियन हर साल उनका ग्लोबल टैक्स एब्यूज़ आ रहा है, मतलब चोरी हो रहा है या पैसा आ ही नहीं पा रहा है। क्या आउट ऑफ दिस 2/3 जो है वो लॉस हो जाता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड ऑल में, 1/3 जो है वो वेल्दी इंडिविजुअल्स में लॉस्ट हो जाता है, नियरली हाफ टू लॉसेज। यानी आप देखो 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं ऑल OECD मेंबर्स जो UN टैक्स कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, इजराइल, जापान, ये सब बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत लॉसेस हैं। यहाँ पर कंट्रीज जो ग्लोबल नॉर्थ की हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है टैक्स रेवेन्यू का। जो कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ की हैं वहाँ पे डीपेस्ट लॉसेस हो रहे हैं भाई साहब। मतलब टैक्स लॉस हो क्या क्यों है, क्योंकि आप पब्लिक सर्विसेज में पैसा चला जाता है, इनइक्वालिटी बहुत राइज कर गई है, डोमेस्टिक बिजनेस बहुत लिमिटेड हो गए। तो यहाँ कह रहा है कि देखो ये जो टैक्स से पैसा हर साल इतना ज़्यादा जा रहा है तो बड़ी चिंता का विषय है। तो कह रहा है इसके लिए आप ना UN टैक्स कन्वेंशन को अडॉप्ट करो, जिसमें ना बोला हुआ है ग्लोबली कैसे इंटरनेशनल रूल्स को अच्छा किया जाए, कैसे क्रॉस बॉर्डर जो टैक्स इवेजन की चोरी हो रही है उसको कैसे रोका जाए, कैसे अपने प्रोग्रेसिव नेशनल टैक्सेशन को रिस्टोर किया जाए। इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन जो फ्रेमवर्क हुआ था उसको भी नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, और वो 2025-27 में किया भी जाएगा। एक्सेस प्रॉफिट एंड वेल्थ टैक्सेस को कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बचाना है, कैसे मोनोपोली को कम करना है, कैसे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल गुड और प्रोपोर्शनैलिटी में बांटना है, कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट इज अबाउट ग्लोबल वेज रिपोर्ट, जिसको निकालता कौन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO निकालता है। डिटेल रिपोर्ट निकालता है कि वेज का ट्रेंड क्या है, वेज की इनइक्वालिटी में चेंजेस क्या आ रहे हैं, रियल वेज ग्रोथ कितनी हो रही है, सारी बातों को करता है। इस बार जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कई सारे ट्रेंड्स देखे। कह रहे थे देखो मैं ना आपको सबसे पहले वेज ग्रोथ के ट्रेंड बताता हूँ। कह रहा ग्लोबली 2022 से क्या हो रहा है, ग्लोबल वेज जो गिर रही थी पहले अब वो रिकवर कर गई है 2023 में। दूसरा, एवरेज जो वेजेस हैं वो फास्टर तरीके से देखी जा रही है, बढ़ ज़्यादातर एशिया और पैसिफिक और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन में अच्छी खासी बढ़ रही है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है अराउंड आप समझो 9.5% इंडियन वर्कर्स आर लो पेड वेज वर्कर। देखो जरा शर्म देखो, आप अपने भारत देश में रहते हो, आप सोचो 9.5% जो हमारा इंडियन वर्कर है उसको बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। यानी वेज इनइक्वालिटी है, ग्लोबली बढ़ ज़्यादा है। लो इनकम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेज इनइक्वालिटी मिलेगी। इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, वुमेन वर्कर्स ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, फॉर्मल जॉब में क्रिएशन नहीं हो रही है। लेबर प्रोडक्टिविटी आप देखोगे तो रैपिडली बढ़ी है लेकिन हाई इनकम कंट्रीज़ में। कह रहा है इसीलिए एक रेशियो होता है पाल्मा रेशियो, ये ना देखता है, मेजरमेंट करता है, इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करता है डिवाइड करके टोटल आर्ली वेजेस ऑफ टॉप 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटली। यहाँ पर कहने का मतलब है ये ना इनइक्वालिटी को बेसिकली मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका पाल्मा रेशियो का। ठीक है, फॉर्मूला दिखा हुआ है इसका पाल्मा रेशियो का, कि इसमें डिवाइड किया जाता है टोटल आर्ली वेजेस ऑफ 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन और इसको निकाला जाता है। मतलब यहाँ पे ना हम ना देखो, मैं इसमें ना इसने बहुत ही ना अजीब तरीके से लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान कर देती हूँ। देखो पाल्मा रेशो ना बेसिकली मेजरमेंट है इनकम इनइक्वालिटी का। सबसे बड़ी बात क्या है, इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है पाल्मा रेशो। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है शेयर ऑफ इनकम अर्न बाय द रिचेस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन और टू द शेयर अर्न बाय 40% जो पुअर लोग हैं उन्होंने कितना कमाई। यानी कि पाल्मा रेशो एक यूजफुल टूल है ये देखने का, ये असेस करने का कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छे से हो रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कितना है,
ठीक है, यानी इनकम की इनक्वालिटी को दिखाता है और ये कंपेयर करता है इनकम का शेयर रिचेस्ट 10% में और इनकम का शेयर 40% लोगों में कितना है। तो यहाँ पे देखो इसने कितना मजाक बना दिया, इतना अजीब सा लिखा हुआ है। समझ रहे हो, पाल्मा रेशो का मतलब है कि आप रेशो कंपेयर करोगे इनकम शेयर रिचेस्ट 10% का और टू द इनकम शेयर टू द पुअरेस्ट 40% का। जितना ज़्यादा पाल्मा रेशो हाई होती है, ध्यान रखना, जितना ज़्यादा पाल्मा रेशो हाई होगी उतनी ही ज़्यादा हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी भी होगी। ठीक है, ये ना गैब्रियल पाल्मा एक इकोनॉमिस्ट थे, चिलियन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये रेशो को दिखाया था, इसीलिए पाल्मा रेशो नाम पड़ा है। ठीक है, समझ गए। लेकिन ये इसका फॉर्मूला है तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको अजीब सा लगा, समझ गए। चलिए, अब वे फॉरवर्ड में कहता है कि जब इतनी इनइक्वालिटी है इनकम के बेसिस पे तो करें क्या। यार सबसे पहले रिसर्च करो, ऐसा डेटा ढूंढो, स्टैटिस्टिक ढूंढो ताकि ये ना इनइक्वालिटी आपकी मेजरमेंट हो पाए, और फिर नेशनल स्ट्रैटेजीज ढूंढो कि इसको कम कैसे करना है। यानी वेजेस शुड बी सेट अप कंसिडरेशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें, वर्कर की नीड देखें, उसकी फैमिली की, जेंडर इक्वालिटी की, सबको देखना है हमें। जब भी हम कोई भी वेज इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का बनाए प्लान, तो वो स्ट्रैटेजी सारे ही डेटा को कंपाइल कर कर आए। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम थ्रू सिस्टम ऑफ टैक्स एंड सोशल ट्रांसफर्स, जैसे आप करते आए हो वैसे उसको और अच्छे से करना है। पॉलिसी प्रमोट करनी है, प्रोडक्टिविटी, डिसेंट वर्क, और कोशिश करनी है इनफॉर्मल इकॉनमी से अब हम फॉर्मलाइज्ड इकॉनमी की तरफ बढ़ें। ठीक है, नाउ मूव टू दी अनदर शॉर्ट, जिसे हम नाम दे रहे हैं विंडफॉल टैक्स। गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स को क्रूड ऑयल, एटीएफ, पेट्रोल, डीजल एक्सपोर्ट से अबॉलिश कर दिया है। क्या है विंडफॉल टैक्स? विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो सरकार द्वारा इम्पोज किया जाता है सर्टेन इंडस्ट्रीज में जिनमें बहुत ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट एवरेज से भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल हैं। इंडिया विंडफॉल टैक्स इम्पोज कर रहा है ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन जुलाई 2022 में इम्पोज किया था क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो टैक्सेस बेसिकली इसीलिए दिखाए जाते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड गेन का पोर्शन है वो फंड जो आए उसमें टैक्स लगा दो ताकि उसको पब्लिक प्रोजेक्ट्स या डेफिसिट या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में लगाया जा सके। मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट, जिसमें हम बात करेंगे आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। कौन निकालता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक निकालता है। इंडिया और इसने साइन किया $98 मिलियन लोन अग्रीमेंट्स का डेवलपिंग कंट्री के फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम चाहते हैं इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए हमारा क्लीन प्लांट प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर के लिए। कैसा प्रोग्राम है? इसको अप्रूव किया गया अंडर मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हॉलिस्टिक ग्रोथ दे रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल को लेकर। पर्पज़ ये है कि जो फार्मर है वो एक्सेस कर पाए वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ताकि क्रॉप यील्ड अच्छा हो जाए। की कंपोनेंट्स क्या हैं? 9 वर्ल्ड क्लास जो स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स हैं वो इक्विप्ड हो जाएं, एडवांस डायग्नोस्टिक थेरापेटिक्स से सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क अच्छा हो जाए। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर इस पे काम कर रही है। 24 और 23 में इसको इम्प्लीमेंट करा गया था। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इनिशिएटिव ये भी लिए जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम किया जाए जो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से किसान रेल सर्विसेज को लेकर। तो इंडिया हॉर्टिकल्चर सेक्टर का अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इसमें ना काफ़ी प्रमोशन के लिए इसको करना चाहिए। रीज़न उसका समझो, क्योंकि 33% ग्लोबल वैल्यू, यार कितना ज़्यादा जीडीपी दे रहा है। आप देखो, आप समझो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है ये वाला, 4 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं वहाँ से, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम, तो क्यों ना काम करें। फाओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉपर ऑफ बनाना है, लाइम, लेमन है, पपाया, ओकरा है, ये बहुत ज़रूरी है और बाहर भी जा रहे हैं, तो क्यों ना इसका प्रोडक्शन बढ़े ताकि हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। नेक्स्ट शॉर्ट है हमारा, आरबीआई ने लिमिट इंक्रीज करी है फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन से रिलेटेड। तो मूव यहाँ ये है कि हमें अपना फिनेंशियल एक्सेस फार्मर्स को इन्हांस करना है ताकि सफिशिएंट रिसोर्सेज मीट हो पाएँ ऑपरेशनल नीड और डेवलपिंग नीड्स को बढ़ाने के लिए करा गया। यानी आरबीआई क्या कर रहा है? कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन दे रहा है, मतलब आपको कोई गिरवी नहीं रखना सामान, आप ले जाइए लोन, उसको लिमिट को करना इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, रिसोर्सेज सफिशिएंट है ना,
उसको ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट नीड्स को भरना है। अगर आप कोलेट्रल हटा दोगे विदाउट द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग कोलेट्रल, तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है आरबीआई ने इंक्रीज लिमिट कर रहा है कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चरल लोन्स को। अब यहाँ कह रहा है कि इसको थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं देखो, इन्हांस जब हम करेंगे ना लिमिट फॉर कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स, तो हम ना लोन फॉर एलीड एक्टिविटी से एग्जिस्टिंग लोन लिमिट हमारी 1.6 है, तो बराबर 2 लाख तक ले सकता है। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अवेयरनेस कैंप चले। लेकिन अब जो सरकार सोच रही है कि इन्हांस की जाए लिमिट इन्हांस करने के लिए क्या कह रहा है कि आप ना क्रेडिट की ना एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, यानी एक्सेस तो बढ़े, इन्हांस करना है लिमिट। आपने जैसे पहले मान लो 1.5 लाख का ही खाली कोलेट्रल फ्री लोन मिल रहा है, तो अब 2 लाख का दिया जा रहा है, ताकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ना बैंक से लोन लें और लोन डिस्बर्समेंट में भी आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेके जा रहा है, उससे निकाल पाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। हम चाहते नहीं ये लाला जी के पास जाएं, हम चाहते हैं बैंक आएँ। तो चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से सारे तरीके हुए, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी लिमिट्स को इन्हांस करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग लॉन्च किया गया है। कह रहा है इससे क्या होगा, कह रहे इससे अगेन फार्मर्स को मदद मिल रही है। कह रहा कैसे, कह रहा लोन अवेल कर सकते हैं वो। कह रहा किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट के अगेंस्ट। कमोडिटी अपनी दो और उसमें आपको एग्रीगेटेड आपको मिलेगा। कह रहा ENWR क्या है, तो बता रहा है नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट्स है। ये डिजिटल वर्जन है ट्रेडिशनल वेयरहाउस रिसीट्स का। ये गुड्स को डिस्पोज करना और रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज में कहाँ पे कब बेचना है, कब यहाँ से माल निकल के जाएगा, वो सारा इसमें डेटा में लिखा हुआ होता है। ये WDRA जो है ना, यानी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्टेचुटरी बॉडी है ये। इसी ने फार्मर्स को अलाउ किया था कि वो नियर बाय स्टोर में अपने रख लें सामान जो भी प्रोड्यूस हुआ है, और हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में ही है। अच्छा, इस स्कीम के तहत क्या होगा, एक तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आ रही है। 1000 करोड़ इसमें दिए जा रहे हैं। 75 लाख का लोन आपको एग्रीकल्चर पर्पस से मिल जाएगा, 200 लाख आपके लिए, 200 लाख आपको नॉन एग्रीकल्चर के लिए मिल जाएगा। तो जितने भी शेड्यूल एंड कमर्शियल आप कोऑपरेटिव बैंक वो आपको ये स्कीम के तहत लोन दे सकते हैं फार्मर्स को। एलिजिबल बोरोवर कौन है, कौन ले सकता है, कोई भी उठ के नहीं चला जाएगा। स्मॉल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो, वुमेन हो, SC ST PWD कैटेगरी का हो, FPO हो, कोई ट्रेडर हो, MSME हो, ये सब जा सकते हैं। रिस्क क्रेडिट एंड आपके वेयरहाउस रिस्क पे है। गारंटी कितनी है, 85% लोन फॉर 3 लाख मिल जाएगा। 80% लोन आपको बिटवीन 3 to 75 लाख स्मॉल एंड फार्मर्स को मिल जाएगा। इस स्कीम से फ़ायदा पता है क्या है, जो बहुत ज़्यादा फार्मर परेशान है ना, डिस्ट्रेस में है कि कैसे बेचे, क्या करे, फाइनेंस नहीं मिलेगा, तो वो उसे मिलना शुरू हो जाएगा। और बैंकर का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, जब भी कोई डिफ़ॉल्ट आए आउट ऑफ बोथ क्रेडिट एंड वेयर हाउस रिस्क जो है, उसको हमें ना, बैंकर को भी देखो, क्यों कोई बैंक इनको लोन देना तभी पसंद करेगा जब उसको लगेगा कि वापस आने के कुछ चांसेस हैं। तो वो डिफ़ॉल्ट को भी यहाँ एड्रेस करने की बात कही गई है। इसीलिए स्कीम जो है वो बैंकर के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी है और फार्मर के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी है। मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट, जिसका नाम है किसान पहचान पत्र। क्या है ये देखते हैं। सेंटर ने एडवाइस किया है स्टेट को कि टू कैंप मोड अप्रोच को हम अपनाएंगे ताकि हमारा इंक्लूसिव, एफिशिएंट और रैपिड फार्मर रजिस्ट्रेशन हो पाए। किसान पहचान पत्र क्या है, आधार लिंक्ड है ये। इसमें यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी। इसमें स्टेट का जो भी लैंड रिकॉर्ड है वो सब होगा, डेमोग्राफी, क्रॉप कितनी उगाई, ओनरशिप किसकी है, कौन इसका मालिक है, सब लिखा होगा। मतलब फार्मर रजिस्ट्री समझ लो आप एक तरह से, और एग्री स्टेक समझ लो आप। इसमें एग्री स्टेक में क्या होगा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ही कॉन्सेप्ट है ये। तो एग्री स्टेक में 3 डेटाबेस होंगे। फार्मर की रजिस्ट्री के बारे में पता चलेगा आपको, विलेज की मैप समझ आ जाएंगे, और क्रॉप कितनी बोई जा रही है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो किसान पहचान पत्र ये तरह से निकाला जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है किसान कवच के बारे में। तो साइंटिस्ट ने एफिलिएट करा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप करा है इंडिजीनियस एंटी पेस्टिसाइड सूट, जिसे किसान कवच कह रहे हैं। डेवलप कौन कर रहा है, ब्रिक इंजन बेंगलोर। इसमें क्या किया जा रहा है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगा ये फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर से बचने के लिए। अब इस किट में क्या क्या है, ट्राउज़र होता है किसान कवच के लिए, पुलोवर है, फेस कवर है, ऑक्सीम फैब्रिक है, ताकि हम फार्मर्स को पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकें। इसीलिए किसान कवच नाम है इसका। याद रखना बेंगलोर की है ये ब्रिक, ये एक इंस्टेम्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्सीम फैब्रिक है, केमिकली ब्रेक डाउन होता है एनी ऑफ द कॉमन पेस्टिसाइड्स। इसको स्प्रे करते हैं कपड़ों, क्लॉथ पे भी, और बॉडी ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑपरेशन। सो ये हमें ध्यान रखना है। ये ऑक्सीम फैब्रिक का
बना हुआ होगा, इसीलिए से केमिकल को क्योंकि ब्रेक डाउन कर पाता है, इसीलिए किसान के कवच की तरह ये काम करेगा। मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसका नाम है इनिशिएटिव फॉर रीशेपिंग सप्लाई चेन ऑफ फैशन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कह रहा है रिसेंटली भारत और भारत के साथ साथ 7 दूसरी कंट्रीज़ ने एक नया इनिशिएटिव लिया है फैशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को लेके। कह रहा क्या है ये, कह रहा है इसको फंड दिया गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि हैजार्डस केमिकल्स को हमें कैसे एलिमिनेट करना है। लॉन्च फॉर 6 ईयर्स किया जा रहा है। इसमें आपके मेंबर कंट्रीज़ हैं कंबोडिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर, इंडिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू, त्रिनिदाद टोबैगो। ऑब्जेक्टिव है इसमें, ये ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिड्यूस होए और सप्लाई चेन रीशेप होए। यानी हमें रीजनरेटिव डिज़ाइंस को प्रमोट करना है, नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स को रिप्लेस करना है। तो ये इसको ऐसा लेकर किया जा रहा है। नेक्स्ट शॉट है हमारा स्माइल प्रोग्राम को लेकर। स्माइल प्रोग्राम क्या है? इंडिया और एशिया का डेवलपमेंट बैंक, याद देखना, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली 350 मिलियन डॉलर्स का पॉलिसी बेस्ड लोन साइन किया है अंडर दिस प्रोग्राम। स्माइल का मतलब है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। इस प्रोग्राम में पॉलिसी बेस्ड लोन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया जाएगा, रिफॉर्म लिए जाएंगे हमारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, ताकि हमारे कुछ ऐसे स्ट्रेंथन हुए पॉलिसी फ्रेमवर्क कि हम ना प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन में तो लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए उसकी हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड सिस्टम को, ताकि हमारा सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 350 मिलियन डॉलर्स का पॉलिसी बेस्ड लोन हमने इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिसेंटली साइन किया है। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये लोन लिया है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। क्या है ये पोर्टल? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डेवलप करा ई मैप, यानी नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। इसमें क्या किया जा रहा है, स्टेट के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को और पोर्टल को एक तरह से इंटीग्रेट करा जा रहा है। प्रेजेंटली स्टेट गवर्नमेंट अपना यूज़ कर रही है, इसमें रजिस्ट्रेशन करती है पैकेज कमोडिटीज़ का, लाइसेंस कैसे इशू करने हैं, स्टैंपिंग कैसे करनी है, तो ये स्ट्रीमलाइन कर रहा है लाइसेंस इशू करने का, वेरिफिकेशन कंडक्ट कराने का। अब बेनिफिट्स इस पता है इसके क्या हैं? फोस्टर करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है ट्रेड प्रैक्टिसेस में, और डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग पे काम करना है, यानी पॉलिसी फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करना है, और रोबस्ट एंड एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए ये कराया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट मर्चेंट शिपिंग बिल से रिलेटेड। ध्यान से सुनना, बिल के बारे में बात होने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मर्चेंट शिपिंग बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। बिल चाहता है 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट को रिपील करना। ये भी चाहता है कंसोलिडेट किया जाए, अमेंड किया जाए लॉ रिलेटिंग टू मर्चेंट शिपिंग। भारत का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि जो भी मैरीटाइम ट्रीटी या इंस्ट्रूमेंटल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके तहत ही चलाया जाए। इस बिल को इसलिए लाया गया कि सबसे पहले हमें ना ये क्लियर डिफाइन हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए ओनरशिप का क्राइटेरिया। मर्चेंट वेसल किस कंट्री की होगी, कैसे इंडियन फ्लैग वेसल काम करेंगी, कैसे आसानी से काम कर सकती हैं, इनको चलाने के लिए इनके क्या स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होंगे, मरीन कैजुअलिटी अगर हो जाए तो क्या होना है। तो पूरा मतलब आप समझो कि हम ये चाहते हैं इंडिया एक एफिशिएंट मेंटेनेंस करे अपने मर्केंटाइल मरीन सिस्टम का, इंडियन शिपिंग को सुधारने के लिए बिल लाया जा रहा है। इस बिल में कहा जा रहा है कि हम नेशनल शिपिंग बोर्ड बनाएंगे, जिसका काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडियन शिपिंग से रिलेटेड कोई भी एडवाइस लेना हो, कोई रेगुलेशन करना हो तो करा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बंदा लाएगी जिसको हम डायरेक्टर जनरल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के उससे डेजिग्नेट करेंगे। वेसल का रजिस्ट्रेशन कराना, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, अब NRI हो, ओवरसीज़ इंडियन हो, तब भी आपको मान लिया जाएगा, आप ले सकते हो। कंपनी हो, कोई बॉडी हो, किसी एक्ट के तहत आना चाहती हो तो कहो। ट्रांसफ़र भी करना है किसी का शेयर, ऐसे आपको मान लो बेचना है ना, लाइक इंडियन वेसल बेचना है आपको, किसी को और को देना है तो वो भी आप कर सकते हो। और 9% शेल ट्रांसफर एक्वायर एनी इंडियन वेसल एट एनी टाइम ड्यूरिंग विच इंडिया सिक्योरिटी, क्योंकि टेरिटरी का ध्यान रखना, ऐसे नहीं बेच सकते आप।
कोई वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसे नहीं भेज सकते। प्रिवेंशन, पोल्यूशन को भी रोकना है तो उसके लिए मारपोल कन्वेंशन वगैरह के लिए ना, ये प्रिवेंट करना है हमें पोल्यूशन, तो उसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन को कैसे माना जाए वो भी इस बिल में डाला गया है। आई थिंक दिस इज 21st थोड़ा सा रह गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कोस्टल शिपिंग बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। इस बिल का पर्पस पता है क्या है? कंसोलिडेट करना, अमेंड करना उन लॉज को जो कोस्टल शिपिंग से रिलेटेड है। कोस्टल शिपिंग में इतनी पोटेंशियल है गाइस, इतना पोटेंशियल। देखो आप समझो, भारत में 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, तो यानी ग्लोबल शिपिंग रूट तो यहाँ बड़ा ही अच्छा बन सकता है। इसीलिए लाया गया है बिल, ताकि हम कोस्टिंग ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करें। सबसे पहले कोस्टल वाटर में ट्रेड नहीं होना, बिना लाइसेंस के वेसल के आप नहीं कर सकते। परमिटिंग इनलैंड वेसल ही यहाँ कोस्टल ट्रेडिंग कर पाएंगे। फिर इसके लिए स्ट्रैटेजिक प्लान, इसके लिए डेटाबेस सारे तैयार किए जा रहे हैं। इसमें इवन लाइसेंसिंग डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो सारा इसमें करेंगे कि कौन सा क्रू बैठ सकता है, क्रू सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, कोई भी लाइसेंस सस्पेंडेड, रिवोक, मॉडिफाइड इन सब में नहीं दिया जाएगा। रिजनेबल अपॉर्चुनिटी सभी को दी जाएगी। तो कोस्टल शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए इंटरेस्टेड हम इसीलिए, ताकि हमारा गुड्स का मूवमेंट, पैसेंजर्स का मूवमेंट बड़े आसान हो जाए। कोस्टल शिपिंग की रेगुलेशन वैसे भी ज़रूरी है, और हम रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहते थे फॉरेन फ्लैग वेसल्स को, तो इससे हम बहुत बचाना चाह रहे थे, इसीलिए हमने ऐसा किया है। नेक्स्ट इस जल वाहक स्कीम लाई जा रही है ताकि हमारे देश में इनलैंड वाटरवेज बूस्ट हो पाए। तो यूनियन गवर्नमेंट इसको लाई है ताकि सेफ एंड टाइमली डिलीवरी हो कार्गो की थ्रू इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो स्कीम वही नेशनल वाटरवे NW1 NW2 से जाएगी। सस्टेनेबल और हमें कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, ये जलवाहक स्कीम कौन लाया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। जॉइंटली इसमें इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हैं, कोस्टल वाले भी हैं। इसका काम ही है 800 मिलियन टन्स तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके मॉडल शिफ्ट को इंसेंटिवाइज करा जाएगा। इनलैंड वाटरवेज इंडिया में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाटरवेज, आपको पता होने चाहिए। NW1 देखो इंडिया से इलाहाबाद जा रहा है, NW2 धुबरी से सादिया तक जा रहा है, NW6 बाराक रिवर जा रहा है। वैलिड है इनिशियल पीरियड 3 ईयर्स के लिए। राउटिंग की जा रही है इसके लिए पूरा कोलकाता से पटना, वाराणसी, ये सब को लेकर। इंसेंटिव वही रिम्बर्समेंट अप टू 35%। क्राइटेरिया यही है कि डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा, और ये करा इसीलिए जा रहा है ताकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचे। रोड रेलवे पे बहुत कंजेशन है, इसीलिए हम चाहते हैं सस्टेनेबल मोड हमारा क्या है, इनलैंड वाटरवेज की मदद से हम आराम से ट्रेडिंग कर पाएँ। नेक्स्ट शॉर्ट है हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। सबसे पहले निकालता कौन है? 2024 में इंडेक्स निकला गया, ऑफिशियली लॉन्च हुआ। इस साल का थीम है यहाँ बल्कि बिल्डिंग ए डिजिटल टुमारो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन, ये सब निकाला गया। इंडिया क्लाइम 11 रैंक, सिक्योरिंग 49 पोजीशन है ये हमारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। ठीक है ना। को पब्लिश कौन करता है इसको? पोर्टुलन इंस्टीट्यूट एंड सेट बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से निकल के आता है। अच्छा, ये करता क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? ये ना नेटवर्क में ना देखो 133 इसमें टोटल इकॉनमी जो जुड़ी हुई है, ये ना परफॉर्मेंस चेक करता है 4 पिलर्स पर कि किसी भी देश का टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट क्या है, उनको चेक करता है ये। तो थीम याद रख लेना और इंडिया की रैंक याद रख लेना, बहुत अच्छा कर लोगे फिर। और पब्लिश कौन करता है? ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ मिनरल्स इन ऑफशोर एरियाज। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पहली बारी ट्रैंक ऑफ ऑक्शन किया मिनरल ब्लॉक्स ऑफशोर एरिया में। मेजर स्टेप है इंडिया का, एक्सटेंसिव मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे बहुत बड़ा स्टेप है ये। अब इसमें ऑक्शन में क्या क्या किया गया? 13 मिनरल उठाए गए आपके अंडमान सी और अंडमान अरेबियन सी के। टाइप ऑफ मिनरल देखे गए, कंस्ट्रक्शन सैंड देखी गई, लाइम, मड, इन सब का यहाँ पर ऑक्शन हुआ है। तो इसमें ना ऑफशोर माइनिंग में ये नेशनल आपका, ये सारे लोग ऑफशोर माइनिंग के लिए यही तरीके होते हैं, डीप ओशन मिशन, ये सारे इसी के अंडर आते हैं। ऑफशोर माइनिंग या डीप सी माइनिंग का मतलब समझते हो? यानी कि आप मिनरल डिपॉजिट्स को नीचे सीबेड में जाके, यानी 200 मीटर आप नीचे डेप्थ में जाओगे, डेप्थ में जाके निकालोगे, आप मिनरल्स को निकालोगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 लाख किलोमीटर ऑफशोर एरियाज में निकाला है कि हाँ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ऑफशोर एरिया में पूरा पोटेंशियल है माइनिंग करने का। इंडिया में ऑफशोर माइनिंग की ज़रूरत इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ गई क्योंकि इंडिया में ऑफशोर मिनरल रिजर्व्स मौजूद हैं, गोल्ड है, डायमंड है, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, बहुत कुछ पड़ा पड़ा है और हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ऑफशोर माइनिंग से क्या होगा? हमारी जो आत्मनिर्भरता है, वही देखो सेल्फ रिलायंट इकॉनमी बनना चाहते हैं हम।
सेल्फ रिलायंट इकॉनमी को करने के लिए, इंडिया की ब्लू इकॉनमी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए, और हमारी डिपेंडेंस क्रिटिकल मिनरल्स की कम हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हो, ग्रीन ट्रांजिशन हो, तो हमारा अच्छे से काम कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है इस इन एरियाज़ के लिए। लेकिन चैलेंजेस ऑफशोर माइनिंग का हमारे देश में लेकर ये है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन है नहीं, और हाईली स्किल्ड लेबर कैपिटल चाहिए, कहाँ से लाओगे? इन्वायरमेंट का चैलेंज तो है ही, चाहे हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम हिल सकता है, ये सभी हो सकता है। तो उससे कैसे बचेंगे वो देखते हैं हम आगे कि कैसे हमारा ही हो पाएगा काम। देखो, कल हम सिक्योरिटी करेंगे, आज आप इतना ही रिवाइज करिए। अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ वाले पार्ट पर। एमसीक्यूज़ देखो, मैं आपको आंसर इसमें तो नहीं बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, बस आप चाहते हो मैं मेहनत करूँ, आपको कुछ ना करना पड़े। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। देखो, तो आंसर्स आपको मिलेंगे इसके टेलीग्राम लिंक पर, तो क्वेश्चन आप देखो, करते जाओ। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन डाले गए हैं सारे इकॉनमी के सेक्शन से उठा उठा के। तो आप बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन, देखिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने ध्यान से आप वीडियो सुन रहे हैं, आपको पता चल जाएगा अपनी असलियत के बारे में। ठीक है ना जी? तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। देखो, आंसर्स वगैरह आपको उसी में मिलेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।